हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देख रहे थे। 2022, 2023, 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन कर लिया था। ईएससी 2021 के 108 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। आज इस लेक्चर में उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। ये सॉल्यूशन आपका एसएससी जेई मेंस और बाकी जो स्टेट के आपके असिस्टेंट इंजीनियर की और जेई के एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी इक्वली हेल्पफुल रहने वाला है। इस सॉल्यूशन के बाद आप इंजीनियरिंग सर्विस के जो टेक्निकल वाले क्वेश्चन हैं उनको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाओगे। जो हमारे सब्जेक्ट सिलेबस रेलिवेंट क्वेश्चन रहेंगे हम केवल उन्हीं को करेंगे, सभी क्वेश्चन नहीं करेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मेरिट ऑफ कंस्ट्रक्शन इन द स्ट्रक्चरल स्टील। स्टील के अंदर जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके क्या एडवांटेज हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल स्टील हैज़ ए हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट एज कम्पेयर टू आरसीसी। स्टील की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है आरसीसी के कंपैरिजन में पर यूनिट वेट के हिसाब से, यानी कि 1 किलो कंक्रीट होएगी 1 किलो स्टील होएगी, तो 1 किलो स्टील की स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी। तो पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट, स्टील मेंबर आर सिलेंडर और स्मॉल इन साइज एज कम्पेयर टू आरसीसी। जो स्टील के मेंबर हैं उनका साइज छोटा होता है आरसीसी मेंबर के कंपैरिजन में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई आरसीसी की हम स्ट्रेंथ कितनी लेते हैं भाई, M30 ग्रेड की है, M20 ग्रेड की है, तो भाई 20 न्यूटन पर mm²। और स्टील की स्ट्रेंथ कितनी होती है 250, 415 या 500। तो स्ट्रेंथ में कंपैरिजन देखो, जो स्टील का स्ट्रक्चर होगा वो काफ़ी छोटा रहेगा, उसका जो मेंबर की साइज़ रहेगी, लेकिन कंक्रीट वाले का साइज़ ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट, द स्टील स्ट्रक्चर आर यूजफुल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉल बिल्डिंग, लॉन्ग स्पैन ब्रिज एंड एयरप्लेन हैंगर। जो काफ़ी हाइट वाली बिल्डिंग्स होती हैं, लॉन्ग स्पैन के ब्रिज होते हैं और एयरप्लेन के हैंगर होते हैं, उनके अंदर हमें स्टील स्ट्रक्चर के काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं ये। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टील वाले की स्ट्रेंथ बढ़िया रहती है और इन सब के अंदर हमें हाई स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है और लाइट वेट होना चाहिए हमारा, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं। तीनों स्टेटमेंट इसकी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए लेसिंग कॉलम द मिनिमम विड्थ ऑफ द लेसिंग बार व्हेन यूज 20 mm नॉमिनल डायमीटर रिवेट। जो लेसिंग का कॉलम होता है उसके अंदर लेसिंग बार की विड्थ कितनी रहती है, तो 3 टाइम द डाई ऑफ रिवेट। भाई 20 mm का डाया तो कितना हो जाएगा, 20 × 60, बी ऑप्शन 60 mm इसकी विड्थ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम विड्थ कितनी लेते हैं, 3 × नॉमिनल डाई ऑफ द रिवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बीम सिंपली सपोर्टेड ओवर ए इफेक्टिव स्पैन ऑफ 9 मीटर। भाई 9 मीटर की सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है 60 किलो न्यूटन पर मीटर का। इसके डेड लोड को और लाइव लोड सब कुछ मिला के सेक्शन मॉडुलस इस बीम का कितना होएगा। अगर आपको FY दे रखा है, यानी कि यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील 250 न्यूटन पर mm², मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। एज्यूम द विड्थ ऑफ सपोर्ट इज 200 mm। क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर आपको, सेक्शन मॉडुलस। और सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, Z = I/Y मैक्सिमम। और जो इसका I होता है यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो आप कैसे निकाल लोगे। जो इसका क्रॉस सेक्शन होता है भाई, ये इसकी विड्थ हो गई, ये इसकी डेप्थ हो गई। लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको विड्थ तो दे दी सपोर्ट की, अच्छा सपोर्ट की दी है, बीम की नहीं दे रखी, तो ना तो आपको D पता ना आपको B पता, तो इस वाले मेथड से तो हम इसको नहीं निकाल सकते। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, बेंडिंग इक्वेशन लिखेंगे। बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, M/I = σy/y = E/r। बेंडिंग इक्वेशन यही होती है। अब इसके अंदर I/y निकालना हमें, तो M/σ, भाई सिग्मा को मैं इधर लेके आ गया, उधर क्या रह जाएगा, उधर बच जाएगा I/y। और ये किसके बराबर होता है, Z, यानी कि सेक्शन मॉडुलस। और वही चीज़ हमें क्वेश्चन के अंदर निकालनी है, तो फॉर्मूला इसके अंदर ये यूज होएगा। अगर आपको बीम का डायमेंशन नहीं दे रखे तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। अब इसके अंदर आपको डेड लोड और लाइव लोड तो दे ही रखा है भाई 60 किलो न्यूटन। और तो बेंडिंग मूवमेंट आप कैसे निकालोगे, सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट किसके बराबर होता है, WL²/8। 9 मीटर की बीम है, वो भी हमें दे रखा है 607 किलो न्यूटन मीटर, हमारा क्या आ गया बेंडिंग मूवमेंट। तो जो सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, Z मोमेंट डिवाइड बाय सिग्मा। M क्या है, M होता है बेंडिंग मोमेंट, सिग्मा क्या होती है बेंडिंग स्ट्रेस। सिग्मा क्या होती है बेंडिंग के अंदर स्ट्रेस। तो बेंडिंग के अंदर जो स्ट्रेस होती है वो हम कितनी लेते हैं स्टील के लिए, जो स्टील वाला चैप्टर हम पढ़ते हैं उसके अंदर स्टार्टिंग में ही आता है ना परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, तो कितनी लेते हैं 0.66 FY। कितनी लेते हैं 0.66 FY परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, वो हमने पुट कर दी बाई 250। इसके अंदर यील्ड स्ट्रेंथ है, आपका आंसर आ जाएगा। तो डायमेंशन अगर नहीं दे रखे हो तो ऐसे आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द बैटन प्लेट। बैटन प्लेट के रिगार्डिंग बताना है। पहली स्टेटमेंट, दीज नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ फ्लैट प्लेट कनेक्टिंग द कंपोनेंट ऑफ बिल्ट अप कॉलम इन टू पैरेलल प्लेन। तो बिल्कुल सही बात है भाई, एक आपका स्टील का कॉलम ये है, एक ये है। अब यहाँ पे आपने एक प्लेट लगा के इनको कनेक्ट कर दिया, तो इस प्लेट को क्या बोलते हैं हम? इस प्लेट को हम बोलते हैं बैटन प्लेट। इस प्लेट को हम क्या बोलेंगे? बैटन प्लेट। और अगर इसको इनक्लाइन करके लगा दिया तो इसको क्या बोलते हैं? इसको लेसिंग वाली प्लेट बोलते हैं। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फ्लैट प्लेट होती हैं, दो कॉलम होते हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए इसको यूज करते हैं। दीज आर यूज फॉर ट्राई एक्सियल लोडिंग। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो बैटन होते हैं वो हम किसके लिए डिज़ाइन करते हैं? एक तो ट्रांसवर्स शियर के लिए जो कि 2.5% होता है कॉलम लोड के, और एक बेंडिंग के लिए। जो बैटन होते हैं उसके अंदर बेंडिंग भी आएगी और ट्रांसवर्स शियर भी आएगा 2.5% का। जो लेसिंग होती है उसके अंदर केवल ट्रांसवर्स शियर आता है 2.5% का। तो ये चीज़ याद रखनी है। द डिज़ाइन ऑफ बैटन कॉलम एंड डिज़ाइन ऑफ बैटन आर यूजुअली गवर्न बाय IS कोड रिक्वायरमेंट। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। IS कोड के हिसाब से उनको हम डिज़ाइन करेंगे। जनरल सी स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर विद सिंगल स्ट्रक्चरल शेप एंड प्लेट। आपको एक टेंशन मेंबर का डिज़ाइन करना है सिंपल स्ट्रक्चरल शेप और प्लेट के हिसाब से। तो उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, वो देखते हैं क्या क्या है। टेंशन मेंबर तो आपको पता है ना, जिसको आप पकड़ के खींच सकते हो। टेंशन का लोड आएगा, जैसे कि भाई केबल हो गई, तार हो गई, तो उसके ऊपर कैसा लोड आता है? टेंशन आता है। जो कॉलम होता है, कॉलम के ऊपर कंप्रेसिव लोड आता है। तो पहली स्टेटमेंट, कॉमन सिंगल स्ट्रक्चरल शेप आर एंगल सेक्शन, टी सेक्शन, चैनल सेक्शन। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो आप टेंशन मेंबर का डिज़ाइन करते हो, जो कॉमन स्ट्रक्चरल शेप होती है वो कैसी होती हैं? एंगल सेक्शन या फिर टी सेक्शन और चैनल सेक्शन। तो पहली स्टेटमेंट सही है। नाम में ही छुपा हुआ है एंगल। कैसा भाई? एंगल ये होता है, बचपन में पढ़ते होगे ना, 60 डिग्री 30 डिग्री एंगल, इस टाइप की शेप होती है। टी वाला ऐसा, चैनल वाला ऐसा। तो पहली सही। दूसरी स्टेटमेंट, सिंगल एंगल आर नॉट यूज फॉर ब्रेसिंग फॉर लाइट ट्रस टेंशन मेंबर। जो सिंगल एंगल होता है, केवल एक एंगल को आप ब्रेसिंग के लिए यूज नहीं करोगे, लाइट ट्रस टेंशन मेंबर के लिए। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये स्टेटमेंट आपको गलत दी हुई है। अब अपने सिविल इंजीनियरिंग का क्या फ़ायदा है? इसमें आप चीज़ों को रिलेट कर पाते हो। 99% आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों को। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत क्यों है? ये आपका घर है, ठीक है, अब गर्मी का मौसम है, तो आपने लगवा लिया कूलर। आपने क्या लगवा लिया? ये कूलर लगवा लिया। ये कूलर की पंखड़ियाँ हो गई, ठीक है। दीवार के यहाँ कूलर लगवा दिया, तो कूलर का स्टैंड भी बनवाओगे भाई, कूलर का स्टैंड भी बनवाओगे, ठीक है, सही बात है। तो कूलर का स्टैंड ऐसा देखा आपने कहीं भाई, इस टाइप का? भाई ये आपकी दीवार है, ये कूलर का स्टैंड, और यहाँ आपने कूलर को उठा के रख दिया, ठीक है। कूलर का स्टैंड ऐसा होता है? जी नहीं, कूलर का स्टैंड ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा रहेगा तो यहाँ पे इसका लोड आएगा और यहाँ से उखड़ के गिर जाएगा, ठीक है, यहाँ से उखड़ के गिर जाएगा। नॉर्मल सोचने वाली चीज़ है। तो हम क्या कर देते हैं भाई, अगर आप सिंपल सी एक यहाँ प्लेट लगा दोगे, प्लेट लगा दो, एंगल लगा दो। एंगल है, एंगल ये वाली शेप होती है, तो इसको इस तरीके से यहाँ आप यानी कि बिल्कुल बीच में इसको रोटेट करके आप ऐसे लगा देना यहाँ पे। तो क्या होएगा? जो कूलर का वेट पड़ेगा यहाँ पे, इसके अंदर कंप्रेसिव फोर्स आएगी, इसके अंदर कंप्रेसिव फोर्स आएगी, और इसको आपने क्या कर दी? ब्रेसिंग कर दी। ब्रेसिंग यानी कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया आपने। तो बात क्या है, सिंगल एंगल का हम आसानी से यूज कर सकते हैं। जहाँ पे नॉर्मल वाले जो टेंशन मेंबर होते हैं, लाइट ट्रस वाले, भाई ज़्यादा लोड होगा तब तो चलो सोचना भी पड़ता। हल्का फुल्का वजन है, खुद क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम सिंपल एंगल को तो यूज कर ही सकते हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट इसने नोट कर रखा है, लेकिन हम कर सकते हैं यूज। तो एग्जांपल मैंने बता ही दिया। ब्रेसिंग क्या होती है? जैसे भाई आपके घर में कूलर हो गया, तो कूलर के नीचे आपने वो लगा दी। कुर्सियाँ हो गई भाई, सिंपल कुर्सी है, कुर्सी का एक पाया दूसरा पाया, बीच में इस टाइप से अगर आपने 2 स्टील की रोड लगा दी तो क्या होगा? एक टाइप की ब्रेसिंग है, तो उसको आप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो। तीसरी स्टेटमेंट, ओकेजनली आई सेक्शन आर ऑल्सो यूज एज टेंशन मेंबर एज दे हैव मोर रिजिडिटी। तो नॉर्मली तो हम टेंशन मेंबर, सबसे कॉमन वाला टेंशन मेंबर कौन सा होता है? सबसे कॉमन वाला होता है रस्सी। आपके घर में जो रस्सी होती है वो क्या होता है? टेंशन मेंबर। रस्सी से पकड़ के हम किसी चीज़ को खींचते हैं तो उसके अंदर क्या आता है? टेंशन आता है। बाकी
स्ट्रक्चर के अंदर एंगल, टी, चैनल ये वाले यूज कर सकते हैं। और कभी कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ी आई वाले को भी यूज कर सकते हैं, तो सही बात है। तो ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग है, इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक पता हो, फिर चीज़ों को रिलेट करके क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। तो पहली तीसरी सही है, दूसरी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशन। तो सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आसान क्वेश्चन इस वजह से देख लेते हैं। इट इंक्रीज कोऑपरेशन एंड फीलिंग ऑफ फ्रीडम। भाई बढ़िया कंपनी है, बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या क्या फ़ायदे हैं भाई? आपको आज़ादी मिलेगी, आप अच्छे से सहयोग कर पाओगे एक दूसरे का, ठीक है, फ्रीडम के साथ काम करोगे। इट प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क प्रिवेंट होएगा। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब भाई बढ़िया मैनेजर है, तो उसको पता है ना भाई ए को मैंने क्या काम दिया है, बी को क्या काम दिया। ये थोड़ी ना ए को कहेगा भाई ये वाली फाइल बना, बी को भी कह देगा ये वाली फाइल बना, तो डुप्लीकेट वाला काम नहीं करेगा वो। इट मेक कम्युनिकेशन ईजियर, कम्युनिकेशन आसान हो जाता है भाई, सभी आपस में अच्छे से बात कर पाएंगे, बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है तो। इट इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ रन अराउंड। भाई भागम दौड़ी होएगी? जी नहीं, भागम दौड़ी नहीं होएगी। रन अराउंड का क्या मतलब? रन मतलब भागना, अराउंड मतलब इधर, यानी कि भागम दौड़ी। तो भाई बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जिसको काम मिला भाई तो मैनेजर काम दे देगा, वो बंदा उस काम को कर देगा अच्छे से, जैसा उसको आता होगा। मैनेजर उसको समझा देगा भाई ऐसे ऐसे काम करना है। तो भागम दौड़ी कहाँ से होगी? सारा काम ढंग से होएगा। चौथी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द डिज़ाइन ऑफ रूफ ट्रस डिज़ाइन विंड वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड, बट इज द डिज़ाइन विंड प्रेशर। आप रूफ ट्रस का डिज़ाइन करने लग रहे हो और हवा चलने लग रही है 20 मीटर पर सेकंड से, तो विंड प्रेशर कितना होगा? तो विंड प्रेशर का फॉर्मूला होता है 0.6 वेलोसिटी का स्क्वायर। विंड प्रेशर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 0.6 वेलोसिटी का स्क्वायर। SSC PYQ में शायद ये वाला क्वेश्चन मैं देखा हुआ पहले, तो इस वाले क्वेश्चन को आपको करना है। 0.6 वेलोसिटी का स्क्वायर विंड प्रेशर इसके बराबर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन इज बेस्ड ऑन एक्सप्लिसिट कंसीडरेशन ऑफ द वेरियस कंडीशन अंडर विच द स्ट्रक्चर में सीज टू फुलफिल इट्स इंटेंडेड फंक्शन। वर्किंग स्ट्रेस मेथड से ये वाला क्वेश्चन है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर क्या होता है? एक्सप्लिसिट कंसीडरेशन, एक्सप्लिसिट यानी कि स्पष्ट, आपको क्लियर कट बता रखी होंगी भाई, बिल्कुल क्लियर कंसीडरेशन रहेंगी वेरियस कंडीशन की, जिसके अंदर स्ट्रक्चर हमारा फेल हो जाएगा इंटेंडेड फंक्शन को पूरा करने के लिए। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। गलत क्यों हो गई भाई? स्ट्रक्चर आपका इंटेंडेड फंक्शन को पूरा नहीं कर पा रहा, तो ये वाली कंसीडरेशन किसके अंदर होती है? ये वाली कंसीडरेशन हम लेते हैं LSM के अंदर। और इस वाले चीज़ को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के नाम से जानते हैं भाई, स्ट्रक्चर अपना इंटेंडेड पर्पज को पूरा करने में फेल हो गया। दूसरी स्टेटमेंट, इन केस ऑफ द वर्किंग स्ट्रेस मेथड स्ट्रक्चर विल डायरेक्टली टेक इनटू कंसीडरेशन द वेरियस रेलिवेंट मेड ऑफ फेलियर। तो दूसरी स्टेटमेंट भी सही नहीं है, ये भी LSM का पार्ट है भाई। अलग अलग टाइप के मोड ऑफ फेलियर जो होते हैं हम LSM के अंदर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर जो रेगुलेटरी बॉडी होती है भाई, IS कोड वगैरह हो गया, वो बताएगी आपको अलोएबल स्ट्रेस कितना हो सकता है। तो तीसरी स्टेटमेंट सही है, जैसे कि सिग्मा CBC हम निकालते हैं, ठीक है, सिग्मा स्टील इन टेंशन निकालते हैं। जैसे 250 वाली स्टील है Fe 250 वाले, तो उसके अंदर हम कितना लेते हैं? 130 न्यूटन पर mm²। भाई M20 की कंक्रीट है, तो उसके लिए कितना ले लेते हैं? ये 7 ले लेते हैं। तो ये कौन बताएगा अपने को? IS कोड बताएगा। तो ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन इज बेस्ड ऑन द इलास्टिक थ्योरी। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड आपका इलास्टिक थ्योरी के ऊपर बेस है, तो बिल्कुल सही बात है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड आपका इलास्टिक थ्योरी के ऊपर बेस है। इसमें जो स्ट्रेस का रिलेशनशिप होती है वो हम क्या लेते हैं? स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप लीनियरली लेते हैं ना वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर। इसमें हम क्या लेते हैं? लीनियर लेते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। तो इलास्टिक थ्योरी के ऊपर बेस है, बिल्कुल सही बात है। वर्किंग स्ट्रेस इन दी मेंबर शुड बी लेस देन दी परमिसिबल स्ट्रेस। जो वर्किंग स्ट्रेस होता है वो परमिसिबल स्ट्रेस से कम होना चाहिए, ये भी सही बात है। परमिसिबल स्ट्रेस इज द रेशो फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू द यील्ड स्ट्रेस। जो आपका परमिसिबल स्ट्रेस है वो किसके बराबर होएगा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय यील्ड स्ट्रेस। तो ये सही बात है जी? नहीं, ये सही बात है नहीं, तीसरी स्टेटमेंट गलत है, इन्होंने उल्टा लिख दिया, ठीक है। यील्ड डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी होएगा, क्या होएगा? यील्ड स्ट्रेस डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और ये क्या कह रहे हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय यील्ड स्ट्रेस।
फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस फॉर फास्टनर आर यूजुअली बेस्ड ऑन द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन। जो फास्टनर होते हैं, फास्टनर यानी कि जो नट बोल्ट होते हैं, उनके अंदर परमिसिबल जो स्ट्रेस होती है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? अल्टीमेट स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। तो सही बात लिखी हुई है। तो परमिसिबल स्ट्रेस का फॉर्मूला आप देख सकते हो, यील्ड डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तीसरी स्टेटमेंट गलत थी इसके अंदर, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टील कैंटिलीवर बीम प्रपोज टू बिल्ड इनटू ए कंक्रीट वॉल एट वन एंड एट अदर एंड इज फ्री। भाई कैंटिलीवर वाल है, वो कैंटिलीवर बीम है, सही बात है। डेड लोड है 20 किलो न्यूटन पर मीटर का, लाइव लोड है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, लेंथ इस बीम की 5 मीटर है। शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट कितना होगा इसके अंदर? तो सिंपल आपको इसके अंदर शियर फोर्स डायग्राम बना के निकाल सकते हो और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बना के आप वो निकाल सकते हो। भाई 20 और 10 30 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है, 5 मीटर की बीम है, तो 30 पंजे कितना हो गया? 150 हो गया। तो 150 किलो न्यूटन का तो इसके ऊपर क्या हो गया? शियर फोर्स हो गया। 150 का शियर फोर्स हो गया। बाकी इन्होंने क्या कर दिया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होती है उससे मल्टीप्लाई करके, जो लिमिट स्टेट मेथड के अंदर हम पार्शियल सेफ्टर फैक्टर कंसिडर करते हैं ना, 1.5 से मल्टीप्लाई यानी फैक्टर्ड लोड निकालते हैं, तो वो करके 225 कर दिया। अब आप पूछोगे किस वाले क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, किसके अंदर नहीं करेंगे? तो ऑप्शन देख लेना, इन्होंने कहीं भी 150 ऑप्शन नहीं दिया, इन्होंने कहीं भी 150 का ऑप्शन नहीं दिया, तो इस वजह से हमने 1.5 से मल्टीप्लाई करके देख लिया भाई 225। वैसे ही बेंडिंग मूवमेंट, कैंटिलीवर बीम है, कितना लेते हैं हम? WL²/2। कैंटिलीवर बीम में कितना रहता है? WL²/2। नॉर्मली तो ये निकालना है। फिर हमने ऑप्शन चेक करा, वो वाला ऑप्शन कहीं था ही नहीं, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करके देख लिया 562। तो समझ गए ना कहाँ 1.5 से मल्टीप्लाई करना और कहाँ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर लोकल कैपेसिटी ऑफ ए सेक्शन। किसी सेक्शन की लोकल कैपेसिटी के बारे में स्टेटमेंट है, वो कंसीडर करनी है। पहली स्टेटमेंट, लोकल सेक्शन फेलियर इज यूजुअली एनकाउंटर इन द केस ऑफ शॉर्ट स्टॉकी बीम कॉलम। तो जो शॉर्ट यानी कि कम लेंथ की बीम कॉलम होती हैं उसके अंदर लोकल सेक्शन फेलियर अपने को देखने को मिलेगा। तो सही बात है। दूसरी स्टेटमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ द एंड सेक्शन रीच अंडर कंबाइन एक्सियल फोर्स एंड बेंडिंग गवर्न द फेलियर। भाई एक्सियल फोर्स और जो बेंडिंग होता है उसके कम्बिनेशन के अंदर की वजह से जो सेक्शन होता है हमारा वो फेल करेगा, तो ये भी सही बात है। तीसरी, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस सेक्शन में बी गवर्न बाय प्लास्टिक बकलिंग ऑफ प्लेट एलिमेंट इन द केस ऑफ प्लास्टिक कॉम्पैक्ट एंड सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन। तो किसी सेक्शन की जो स्ट्रेंथ होती है वो किसके द्वारा गवर्न करी जाएगी? प्लास्टिक बकलिंग के द्वारा, क्योंकि शॉर्ट लेंथ ऑफ कॉलम है उसके अंदर क्या होएगी? पूरी की पूरी स्ट्रेंथ यूटिलाइज हो जाएगी, तो प्लास्टिक बकलिंग देखने को मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंशन मेंबर है रूफ ट्रस का, 430 किलो न्यूटन का फैक्टर्ड लोड लगने लग रहा है। यील्ड स्ट्रेंथ कंसीडर करनी है, Fe250 ग्रेड स्टील है, तो कितना एरिया चाहिए होगा हमें? तो जो टेंशन मेंबर होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, टेंशन मेंबर की जो स्ट्रेंथ होती है वो हमने पहले भी देखी थी। अगर यील्ड के अंदर निकाल लेंगे तो हम ये कंसीडर करेंगे, ठीक है। और गामा एम इसकी वैल्यू होगी 1.1। अगर हम उसको रप्चर को कंसीडर करेंगे तो नेट एरिया लेंगे, F अल्टीमेट लेंगे अपन गामा M1 ले लेते हैं, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 1.25। हमें क्वेश्चन में दिए रखा है यील्ड के अंदर कंसीडर करना, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो स्ट्रेंथ 430 का उसको लोड लेना है, एरिया है अपने को निकालना है, Fy 250 है, गामा M नोट 1.1। एरिया आप इजीली निकाल सकते हो। फॉर्मूला पता होना चाहिए, रप्चर में कौन सा लगेगा, यील्ड में कौन सा लगेगा। स्टीरअप एरिया इन एक्सेस ऑफ दैट रिक्वायर शियर एंड टॉर्सन इज प्रोवाइडेड अलोंग इच टर्मिनेटेड बार ओवर ए डिस्टेंस फ्रॉम द कट ऑफ पॉइंट इक्वल टू। भाई जो स्टीरअप का एरिया होता है, शियर और टॉर्सन को रजिस्ट करने में हमें जितना चाहिए होता है उससे एक्स्ट्रा यानी कि एक्सेस में हम कितने डिस्टेंस के ऊपर प्रोवाइड करेंगे कट ऑफ पॉइंट से, तो हम कितने पे करेंगे? 3/4 पे। भाई आपकी ये बीम है, इसके अंदर ये सरिया था, अब ये सरिया यहाँ पे कट ऑफ हो गया, यानी कि ये सरिया यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो क्या करेंगे? इससे 3/4 डिस्टेंस दूर पे एक स्टीरअप प्रोवाइड कर देते हैं, एक्स्ट्रा स्टीरअप, ठीक है। वो वाली चीज़ बूझ रखी है इन्होंने। भाई स्टीरअप एरिया इन एक्सेस ऑफ दैट रिक्वायर फॉर शियर एंड टॉर्सन इज प्रोवाइडेड अलोंग इच टर्मिनेटेड बार ओवर अ डिस्टेंस फ्रॉम द कट ऑफ पॉइंट इक्वल टू 3/4 ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ। तो ये डेप्थ कितनी होगी? 3/4 ऑफ इफेक्टिव डेप्थ। कट ऑफ पॉइंट जहाँ वो सरिया ख़त्म हो जाता है उससे 3/4 डिस्टेंस दूर पे आप एक स्टीरअप प्रोवाइड करोगे एक्स्ट्रा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मोर्टार, भाई इनमें से कौन सा एक मोर्टार का टाइप नहीं है। लाइम सुर्खी मोर्टार है, सीमेंट सैंड है, सीमेंट लाइम है, लेकिन ऐसा हमने कभी नहीं पढ़ा। मोर्टार क्या होता है? मोर्टार यानी कि मसाला। भैया तो सीमेंट लोगे और फाइन एग्रीगेट लगा दोगे उस साथ में, या भाई ब्रिक का पाउडर हो गया, भाई सुर्खी हो गई, या फिर कुछ और लगा दोगे। लेकिन स्टोन की चिप तो एग्रीगेट हो जाती हैं। मोर्टार यानी मसाले में थोड़ी ना पत्थर डालेंगे हम। मसाला तो पता होगा कैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड रीइंफोर्समेंट M20 एंड Fe250 कंसिडर द 25 mm डाया बार एंड टाउ BD इज 1.2। व्हाट इज द डेवलपमेंट लेंथ एट सपोर्ट फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन। डेवलपमेंट लेंथ निकालनी है, और कितना एग्जामिनर भाई बढ़िया इंसान है, जो बॉन्ड वैल्यू है स्ट्रेंथ में वो आपको दे दी है। तो डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा फाई अपॉन 4 टाउ BD, यही फॉर्मूला हम पढ़ते हैं ना। अब ये LSM का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये? LSM का। तो LSM के अंदर जो सिग्मा उसकी वैल्यू हम कितनी लेते हैं? सिग्मा की वैल्यू हम ले लेते हैं 0.7 ऑफ Fy। ठीक है, पुट करोगे सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं भाई। डाया 25 है, 0.87 Fy, 4 टाउ BD, आंसर आ जाएगा 1133 mm। आपको डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है भाई? ये आपकी दीवार है, ये आपकी बीम है। अब बीम का जो सरिया है इस दीवार के अंदर कितने अंदर तक घुसा दें कि भाई जो बॉन्डिंग है वो बढ़िया बन जाए, तो आपकी डेवलपमेंट लेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम फॉर ग्रेड ऑफ कंक्रीट परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस इन डिफॉर्म बार। जो डिफॉर्म बार होते हैं उसके अंदर बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू हम कितने से इंक्रीज कर देते हैं? 60% से इंक्रीज कर देते हैं। तो कितने से इंक्रीज? 60%। तो इज ग्रेटर दैन दी प्लेन बार। जो डिफॉर्म बार होता है यानी ऐसा सरिया जिसके ऊपर लाइनिंग सी बनी होती है, उसके अंदर 60% इंक्रीज कर देते हैं प्लेन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ लोड कैरिड बाय द हेलिकल रीइंफोर्समेंट कॉलम। जो हेलिकल रीइंफोर्समेंट वाला कॉलम होता है उसके अंदर सेफ लोड क्या होता है? 5% ज़्यादा रहता है। कितना? 5% ज़्यादा रहता है। भैया हेलिकल कॉलम ये वाला कॉलम होता है, ठीक है। इसके अंदर सरिया ऐसे रहेगा हेलिकल की शेप में, तो उसके अंदर हम 5% से इंक्रीज कर देते हैं। ये ऑप्शन हमारा सही है। तो कितने आसान आसान क्वेश्चन है ये। तो SSC में आएंगे तो वहाँ तो आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे। और ये तो हम किसके क्वेश्चन है? ESC के क्वेश्चन है। जब ये आप करने लग रहे हो, इक्का दुक्का ही कोई मुश्किल क्वेश्चन आपको लग गया होगा अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉमिनल कवर टू रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड टू। जो सरिया होता है भाई, ये आपकी बीम है, ठीक है। इस बीम के अंदर ये सरिया है, तो जो ये कवर होता है ये हम कवर प्रोवाइड करते हैं। ये कवर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो कवर प्रोवाइड करने का रीज़न है प्रोटेक्ट रीइंफोर्समेंट अगेंस्ट द कोरोजन। भाई सरिये में जंग ना लगे, करोजन ना हो उसका, फायर के अगेंस्ट उसका प्रोटेक्शन मिल सके। क्योंकि स्टील क्या होती है, अगर फायर लग गई, आग लग गई, तो स्टील हमारी फेल हो जाती है। तो फायर में प्रोटेक्शन चाहिए, उसके लिए कवर हमारी हेल्प करेगा। और सफिशिएंट बॉन्ड स्ट्रेंथ बन पाए, क्योंकि भाई उसके ऊपर कुछ ये कंक्रीट का सरिया है, इसके आसपास कुछ कंक्रीट रहेगी तभी तो बॉन्डिंग बढ़िया बनेगी। तो डेवलप द सफिशिएंट बॉन्ड स्ट्रेंथ अलोंग द सरफेस ऑफ द रीइंफोर्समेंट बार एज कंक्रीट इज रिक्वायर ऑल अराउंड द रीइंफोर्समेंट फॉर सम पर्टिकुलर थिकनेस टू डेवलप द बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इस इसकी वजह से हम नॉमिनल कवर को प्रोवाइड करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? पहला, तीसरा और चौथा। शियर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए नॉमिनल कवर नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लैब डिज़ाइन के अंदर मैक्सिमम जो डायमीटर होता है डिवाइड बाय टोटल थिकनेस, उसका रेशो किसके बराबर होता है? तो 1/8। जो डायमीटर होता है स्लैब के अंदर वो किसके बराबर होता है? थिकनेस डिवाइड बाय 8। वही चीज़ आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछी हुई है। तो कितना आसान क्वेश्चन था। ऐसे 1 लाइनर भी आएंगे पेपर में भाई। जब इंजीनियरिंग सर्विस में आ रहे हैं तो आपके पेपर में भी आएंगे 50-60 क्वेश्चन, तो ऐसे ही आएंगे। और अगर उसमें गलती नहीं करी तो समझ जाओ सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रिवेंट क्रैकिंग ऑफ एज द कॉर्नर इन ए 2-वे स्लैब आर प्रोवाइडेड विद। जो 2-वे स्लैब होती है उसके कॉर्नर की क्रैकिंग ना हो, जो एज है उसकी, तो वहाँ हम कौन सी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं? हम टॉर्जन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। कौन सी? टॉर्जन रीइंफोर्समेंट। टू प्रिवेंट द क्रैकिंग ऑफ एज, टॉर्जन रीइंफोर्समेंट आर प्रोवाइडेड एज पर क्लोज 1.8 to D 1.10 of IS 456।
तो भाई 2 वे स्लैब होती है, उसके जो एज होते हैं, किनारे होते हैं, उनमें क्रैकिंग ना आए तो हम क्या प्रोवाइड करेंगे, टोर्जन रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल सेक्शन फॉर 2 वे शियर इन द केस ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग डिजाइन इज एट ए। तो 2 वे शियर के अंदर क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे होता है, एट ए डिस्टेंस d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम। 2 वे शियर में कहाँ पे होएगा, d/2 डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम। और 1 वे शियर के अंदर कहाँ पे होएगा, d डिस्टेंस के ऊपर। क्या, d डिस्टेंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेप्टेड रिलेशनशिप बिटवीन द राइजर एंड थ्रेड इन केस ऑफ द स्टेयरकेस। तो राइजर और थ्रेड के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, तो ये आएगी 2 टाइम राइजर प्लस थ्रेड इज इक्वल टू 600 mm। 2 टाइम राइजर प्लस थ्रेड इज इक्वल टू 600 mm। याद कर लेना, 2 राइजर प्लस थ्रेड 300। राइजर यानी कि जो उसकी हाइट होती है, थ्रेड यानी कि जो लेटा हुआ हिस्सा होता है जिस पे हमारा पैर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू। जो प्री स्ट्रेसिंग के लॉस होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करते, डायरेक्टली डिपेंड नहीं करते, इनडायरेक्टली कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन, क्रीप ऑफ द कंक्रीट। भाई अगर क्रीप हो जाती है यानी कि मूवमेंट हो जाती है कंक्रीट की, तो प्री स्ट्रेस डायरेक्टली लॉस होएगी, सही बात है। श्रिंकेज होएगी तब भी लॉस होएगी। स्लीपेज ऑफ स्टील टेंडम फ्रॉम द कंक्रीट। जो स्टील के आपने तारा डाले हुए हैं कंक्रीट के अंदर, अगर वे स्लिप हो जाते हैं तो उस वजह से भी हो जाएगी। लेकिन ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करेगी, क्रीप के ऊपर, श्रिंकेज के ऊपर और स्लीपेज के ऊपर। ग्रेड के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे करती है डिपेंड लेकिन डायरेक्टली नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द डिसएडवांटेज ऑफ पोस्ट टेंशनिंग मेथड। तो जो प्री स्ट्रेस वाला चैप्टर है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट ऐसी है, जनरल स्टेटमेंट। भाई कोई 10वीं 12वीं पढ़ा होगा तो वो भी बता देगा, तो इस वजह से हम इसको देख रहे हैं। ये वाले भी हमने इसी वजह से देखी है। तो पहली स्टेटमेंट, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इज लेस एज कंपेयर टू प्री टेंशनिंग सिस्टम। तो ये वाला तो इसका एडवांटेज हो गया, ठीक है। प्री स्ट्रेस में क्या होता है, भाई कंक्रीट जब ताज़ी थी, भाई प्लास्टिक थी, जैसे जैसे कंक्रीट बनी आपने उसके अंदर स्ट्रेस इंड्यूस करते चले गए। पोस्ट टेंशनिंग में क्या, कंक्रीट जब हार्ड हो गई तब आप उसके अंदर स्ट्रेस लेके आ रहे हो। तो पोस्ट टेंशनिंग थोड़ी सी आसान पड़ती है, सही बात है। तो ये तो एडवांटेज हो गया। पोस्ट टेंशनिंग मेथड इज कॉस्टली। तो पोस्ट टेंशनिंग मेथड महंगा पड़ता है, कॉस्टली होता है, तो ये डिसएडवांटेज हो गया, यही हमसे पूछ रखा है। तीसरी स्टेटमेंट, पोस्ट टेंशनिंग कैन बी डन इन फैक्ट्री एंड एट साइट ऑल्सो। तो ये तो फ़ायदेमंद हो गई, भाई साइट पे भी कर सकते हैं, फैक्ट्री में भी कर सकते हैं, जो वर्कशॉप हो गई। पोस्ट टेंशनिंग इज यूज फॉर लार्ज स्पैन एंड हैवीली लोडेड स्ट्रक्चर। जो पोस्ट टेंशनिंग होती है हैवी स्ट्रक्चर के लिए हम करते हैं, तो ये इसका एडवांटेज हो गया। तो खराब बात किस में लिखी हुई है, बी वाले स्टेटमेंट में गलत बात लिखी हुई है, मतलब डिसएडवांटेज लिखा हुआ है। व्हाट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ द बार चार्ट। जो बार चार्ट होता है उसका मेन डिसएडवांटेज क्या होता है, तो क्रिटिकल एक्टिविटी को इंडिकेट नहीं कर पाता, क्रिटिकल एक्टिविटी को इंडिकेट नहीं कर पाता। बार चार्ट में क्या होता है, ढेर सारे बार चार्ट बने हुए होंगे, जितनी उसकी लेंथ होगी उतना ही वो टाइम लेगा, और आपस में भाई जो रिलेशनशिप होती है वो भी हम अच्छे से शो नहीं कर पाते इसके अंदर, क्रिटिकल एक्टिविटी भी हम शो नहीं कर पाएंगे। बार चार्ट का ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेडर आर नॉट सूटेबल फॉर। जो ग्रेडर होते हैं वो किसके लिए सूटेबल नहीं होते, तो जो हैवी एक्सकवेशन होता है उसके लिए वे सूटेबल नहीं होते। ग्रेडर होता क्या है भाई, आपने देखा कि नहीं देखा वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन ऐसे लगा के चलो जैसे कि क्या होती है, क्रेन होती है ना, हाइड्रा बोलते हैं जिसको, कुछ वैसा होता है। उसके नीचे एक ब्लेड लगा होता है, ठीक है, ब्लेड क्या, लोहे की एक सीट सी लगी होती है। जैसे जैसे वो चलती जाएगी ज़मीन को समतल करती जाएगी, ठीक है, क्लीनिंग के लिए और उसके लिए ग्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है। तो लेवल करनी हो ज़मीन, कटिंग करनी हो, डिच भाई छोटा मोटा गड्ढा करना हो, स्टीप स्लोप पे काम करना हो, तब इसको कर सकते हो। हैवी एक्सकेवेशन में ये काम नहीं करती, ठीक है। ग्रेडर का क्या काम होता है वो मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन ऑफ बैलेंस टेक्निक इज। तो लाइन ऑफ बैलेंस टेक्निक होती है वो कहाँ यूज की जाती है, जो रिपीटेटिव एक्टिव होती है किसी प्रोजेक्ट के अंदर, उसको प्लानिंग करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन कहीं देखा देखा सा लग रहा है, या तो एसएससी के अंदर आया हुआ ये वाला क्वेश्चन, या फिर मैंने कहीं और देखा ये वाला क्वेश्चन। तो लाइन ऑफ बैलेंस मेथड किसके लिए होता है, रिपीटेटिव एक्टिविटी ऑफ ए प्रोजेक्ट, उसको शेड्यूलिंग वगैरह करने के लिए। बस इतना याद रख लेना, लाइन ऑफ बैलेंस जो
रिपीटेटिव एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ड्राइंग नेटवर्क। तो ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन देख लेते हैं। भाई बीटेक में तो आपने देखा ही होगा सीपीएम पार्ट के अंदर जो हम नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो नो एक्टिविटी कैन स्टार्ट अनटिल इट्स टेल एक्टिविटी हैज ओकर्ड। कोई भी एक्टिविटी जब तक चालू नहीं होगी जब तक उससे पहले वाली एक्टिविटी नहीं हो चुकी होगी। तो ये तो जनरल सी बात है, भाई बच्चे को भी पता है, भाई पिछली एक्टिविटी नहीं होगी तब तक अगली कैसे होगी। इवेंट कैन नॉट ऑकर ट्वाइस, एक इवेंट दो बार नहीं हो सकती, ये भी सबको पता है, भाई एक इवेंट दो बार कैसे होगी। तीसरी स्टेटमेंट, लेंथ ऑफ एरो शुड बी इन प्रोपोर्शनल टू द टाइम कंज्यूम बाय दैट एक्टिविटी। जो एरो होती है ना डायग्राम के अंदर वो टाइम कंज्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बार डायग्राम जो होता है उसके अंदर तो क्या होता है भाई, जो हम एक बार बनाते हैं उसकी जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा टाइम। लेकिन जो नेटवर्क डायग्राम होता है उसके अंदर जो एरो होती है, एरो का ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एरो बस हमें रिलेशनशिप बताती है, भाई वो वाली एक्टिविटी का उसके साथ ये रिलेशनशिप है, एक्स एक्टिविटी खत्म होने पर वाई वाली चालू होगी, टाइम से उसका कोई संबंध नहीं होता। नंबर ऑफ एरो शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एक्टिविटी इन दी प्रोजेक्ट। तो नंबर ऑफ एरो किसके बराबर होंगे, जितनी एक्टिविटी हैं, तो ये भी सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AON सिस्टम ऑफ नेटवर्क। AON का क्या मतलब है, एरो ऑन नोड्स। AON एरो ऑन नोड्स नेटवर्क। तो बस इतना पता होना चाहिए, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ये वाला हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। वैसे तो ऊपर वाले दो तीन देखे हुए भी सिलेबस का पार्ट नहीं थे, बाकी मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट अलो द अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट टू इंक्रीज इफ द कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट इंक्रीज। अगर भाई कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है घर को बनाने की या किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने की, तो कॉन्ट्रैक्टर को जो पैसे मिलेंगे, रीइंबर्समेंट मिलेगी, वो इंक्रीज हो जाती है। वो कौन से मेथड के अंदर होती है, वो होती है हमारी कॉस्ट प्लस फिक्स फीस के अंदर। तो कॉस्ट प्लस फिक्स फी कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर क्या होता है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि भाई ठेकेदार ये सोचेगा भाई फटाफट काम को पूरा करूँ, फिक्स फीस है, ठेकेदार की फीस हमारी फिक्स रहती है इसके अंदर। तो कॉस्ट इसके अंदर अननेसेसरीली इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क में कितनी ईंटें लगेंगी। तो 1 मीटर क्यूब में कितनी लगती हैं, 500। तो 15 में कितनी लगेंगी, 7500। प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग डज नॉट इंक्लूड। प्लिंथ एरिया के अंदर क्या नहीं होता, तो एरिया वॉल होती है, इंटरनल शाफ्ट होता है 2 मीटर स्क्वायर तक का, लिफ्ट होती है, लेकिन कैंटिलीवर पोर्च इसके अंदर नहीं होती। तो प्लिंथ एरिया में क्या नहीं होती, कैंटिलीवर पोर्च। प्लिंथ एरिया क्या होता है, कवर्ड बिल्ट अप एरिया मेजर्ड एट द फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी एट द फ्लोर लेवल। तो ये तो आपको पता ही है भाई, प्लिंथ एरिया की डेफिनेशन है, बिल्ट अप कवर्ड एरिया होता है ये। तो 10 से 20% ज़्यादा होता है कारपेट एरिया से, 10 से 20% नॉर्मली ज़्यादा होता है कारपेट एरिया से। बिल्ट अप कवर्ड एरिया यानी कि भाई छपा हुआ एरिया जो होता है उसको हम प्लिंथ एरिया बोलते हैं। जो कैंटिलीवर पोर्च हो गई तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। और जो प्लिंथ का एरिया होता है उसके अंदर बालकनी और जो पैरापेट होता है यानी कि छज्जा हो गया, उसको इंक्लूड कर लेते हैं। अगर ये प्रोजेक्शन के द्वारा सिक्योर रहते हैं तब तो फुल करेंगे, अगर प्रोजेक्शन के द्वारा इनसिक्योर रहते हैं तो 50% इस एरिया को हम कवर करते हैं। तो ये वाला सेम क्वेश्चन SSC JEE प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है कि भाई जो बालकनी का एरिया है वो हम प्लिंथ एरिया के अंदर कितना कंसिडर करेंगे, अगर वो इनसिक्योर्ड है यानी कि चारों तरफ से छपा हुआ नहीं है तो 50%। SSC JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो प्लिंथ वाला तो सारे क्वेश्चन आपको वैसे भी पता ही होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट, सर्कुलेशन एरिया इंक्लूड द एंट्रेंस होल। सर्कुलेशन एरिया के अंदर एंट्रेंस होल आएगा तो सही बात है। सर्कुलेशन एरिया क्या होता है, जिसमें हम सर्कुलेट कर सकते हैं यानी कि चल सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, एक कमरे से दूसरे कमरे में। सेकंड स्टेटमेंट, फ्लोर एरिया इंक्लूड द एरिया ऑफ सील ऑफ डोर एंड अदर ओपनिंग। तो फ्लोर एरिया के अंदर डोर की जो सील होती है वो इंक्लूड रहती है, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है। डोर्स की सील इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। सील क्या होती है, लेंटल तो पता होगा ना, लेंटल क्या होती है, दरवाजे के ऊपर जो बीम होती है वो लेंटल, और दरवाजे के नीचे जो बीम होती है उसको सील बोलते हैं। तो वो इंक्लूड इसके अंदर फ्लोर एरिया में नहीं होती। और ये लिख क्या रहा इसके अंदर कि भाई इंक्लूड होती है, तो दूसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। क्यूब रेट एस्टीमेट ज़्यादा एक्यूरेट होता है प्लिंथ वाले से, तो सही बात है। प्रीलिमिनरी एस्टीमेट फॉर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर हेड ऑफ द पॉपुलेशन सर्व।
भाई वाटर सप्लाई की जो कॉस्ट होती है, जितने आदमी उसके अंदर आएंगे बिल्डिंग में, उस हिसाब से निकाल लेंगे। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट टेक्निक का क्या फ़ायदा है? तो वैसे तो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। कमांड और कंट्रोल जो होती है वो वेरी इफेक्टिव रहती है। सिंपल टू वर्क होता है और इजीली अंडरस्टूड रहता है सभी एम्प्लॉय के द्वारा। रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी लेवल पे क्या होती हैं, फिक्स नहीं होती। इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं रहती है, फ्लेक्सिबल रहती हैं। ऑर्गेनाइजेशन रिजिड रहता है, तो ऑर्गेनाइजेशन इसमें रिजिड रहता है। तो बस ये देख लेना, सिलेबस का पार्ट नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑडिट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो ऑडिट होता है उसमें क्या क्या कंसिडर करते हैं? तो ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्या क्या करते हैं वो देख लेते हैं। प्रोजेक्ट वर्क ब्रेकडाउन, स्ट्रक्चर, वेरिफिकेशन एंड द रेलिवेंस। जो हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया उसको हम वेरीफाई करेंगे। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है? भाई ये घर बन रहा है, तो घर को आप कुछ छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दोगे। भाई ड्राइंग का हिस्सा, फिर फाउंडेशन, फिर सब स्ट्रक्चर, फिर फाउंडेशन, वो फिर सुपर स्ट्रक्चर। तो ऐसे आपने डिवाइड कर दिया ना वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, बड़े काम को छोटे काम में डिवाइड करना। सेकंड स्टेटमेंट, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, कॉस्ट लेवल एंड सिक्योरिटी, इन सब का ऑडिट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ रिस्क इम्पैक्ट, ये सब हम वो करेंगे। तो ये तीनों चीज़ इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सिलेबस का पार्ट नहीं, इसको रहने दो। ये सीपीएम पार्ट वाला एसएससी के अंदर हो, इसमें आता नहीं। और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला खासकर ये इंजीनियरिंग सर्विस में ही आते हैं इसके क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं आगे, उनको देख लेते हैं। थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एज पर जेल स्पेस रेशो थ्योरी इज लेस देन द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो जो जेल स्पेस रेशो होता है उसके हिसाब से हम स्ट्रेंथ निकालते हैं, क्या रहती है 240 जेल स्पेस रेशो का क्यूब। तो जो स्ट्रेंथ रहती है वो एक्चुअल के कंपैरिजन में हम बहुत ज़्यादा निकाल देते हैं। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। और ठीक है, जेल स्पेस रेशो के में हम जो स्ट्रेंथ निकालते हैं वो एक्चुअल के कंपैरिजन में हम ज़्यादा निकाल देते हैं। तो इस वजह से पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी, जेल स्पेस रेशो थ्योरी के अंदर इट हैज़ बीन एज्यूम दैट द कंक्रीट इज परफेक्टली होमोजेनियस एंड फ्लोलेस। दूसरी स्टेटमेंट सही है। जेल स्पेस रेशो के अंदर कंक्रीट को हमने होमोजेनियस और भाई कोई भी फ्लो नहीं है, कोई भी खराबी नहीं उसके अंदर, वो मानते हैं। दूसरी स्टेटमेंट सही है। तो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। भाई जेल स्पेस रेशो के अंदर जो हम स्ट्रेंथ निकालते हैं वो एक्चुअल से बहुत ज़्यादा होती है और कंक्रीट को होमोजेनियस और फ्लोलेस मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर लेंथ इज केप्ट लॉन्गर देन 1.5 to 2 टाइम द डेप्थ ऑफ फ्लो। स्पर लेंथ को हम 1.5 से 2 गुना लेते हैं डेप्थ ऑफ फ्लो के लिए। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। स्पर लेंथ इज डीपर रिवर इंड्यूस स्वर्रिंग मोशन ऑन बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ द स्पर। अगर स्पर लेंथ कम रह जाती है तो स्वर्लिंग मोशन यानी कि भंवरे से डेवलप हो जाते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम साइड में। तो ये सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ द एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन बाय अमेरिकन इंश्योरेंस एसोसिएशन एंड बस्टन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हायर डिमांड ऑफ वाटर आर नॉट सुटेबल फॉर द इंडियन कंडीशन। भाई अमेरिका वाला जो फॉर्मूला और बोस्टन वाला फॉर्मूला फायर डिमांड हम निकालते हैं ना वाटर सप्लाई वाले चैप्टर में, वो भारत की कंडीशन के हिसाब से सही नहीं बैठते। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, गलत। अगर भाई सही नहीं बैठते होते तो भाई हम उनको पढ़ाई क्यों करते हैं उनकी। कचलिंग फार्मूला एस्टिमेट दी लेस फायर वैल्यू डिमांड। तो दूसरी स्टेटमेंट सही है। जो कचलिंग वाला है लेस फायर डिमांड को एस्टिमेट करता है। पहली गलत, दूसरी सही। नेक्स्ट स्टेटमेंट, फोर्थ, डिज़ाइन ऑफ सिलेंडर कॉलम एडिशनल मूवमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड। जो सिलेंडर कॉलम के डिज़ाइन में एडिशनल मूवमेंट हम कंसिडर करते हैं। अब तक तो आपको सिलेंडर का मतलब समझ में आ गया होगा। सिलेंडर मतलब बहुत पतला है, ठीक है। सिलेंडर यानी कि काफ़ी पतला सा कॉलम है, उसके अंदर एडिशनल मूवमेंट हमें लेने पड़ते हैं। सही बात है। क्यों लेने पड़ते हैं? बिकॉज लेटरल डिफ्लेक्शन ऑफ द सिलेंडर कॉलम अंडर एक्सियल लोड इज सब्सटेंशियली एंड गोज एडिशनल मूवमेंट। क्योंकि सिलेंडर कॉलम है भाई पतला सा कॉलम है, तो लेटरल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस है। इस वजह से एडिशनल मूवमेंट हमें लेना पड़ता है। तो सही बात है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, दोनों सही हैं। 149 नंबर क्वेश्चन, टू अचीव द मैक्सिमम वैल्यू फॉर मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर विदाउट इंक्रीज द एरिया ऑफ सेक्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट आर प्लेस अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस यूजिंग द सूटेबल लेटरल सिस्टम। भाई जो रेडियस ऑफ गायरेशन की मैक्सिमम वैल्यू अचीव करने के लिए, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन की मैक्सिमम वैल्यू अचीव करने के लिए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसको इंक्रीज करे बिना हम क्या करते हैं, उसको जो हमारी सेंट्रोइड की एक्सिस होती है उससे दूर दूर रख देते हैं।
तो भाई सही बात है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर जो भाई मैक्सिमम एरिया है उसको आप दूर दूर रख दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी ज़्यादा आएगा। जो आई बीम होती है उसको हम बढ़िया क्यों मानते हैं, आई बीम को हम बढ़िया इसलिए मानते हैं जो उसकी फ्लैंज होती हैं, जो आई वाला यानी कि ऊपर और नीचे वाले जो एरिया होते हैं वो दूर दूर रखे हुए होते हैं। वैसे ही होलो सर्कुलर सेक्शन, होलो बॉक्स सेक्शन, उनको हम बढ़िया क्यों मानते हैं, क्योंकि अंदर से खोखले हैं और जो उनका एरिया है वो बाहर की तरफ है। तो वही चीज़ पहले स्टेटमेंट में लिख रखी है, तो सही बात है। उससे हमें मैक्सिमम रेडियस ऑफ गायरेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, बैटन शुड बी प्लेस एट 40 to 70 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ द बिल्ट अप कॉलम। जो बैटन होते हैं, बैटन मैंने बताए थे हॉरिजॉन्टल होते हैं, बिल्कुल 0 डिग्री के एंगल पे रखे जाएंगे, ठीक है। जो लेसिंग होती है वो 40 से 70 डिग्री के एंगल पे रखी जाती है, वर्टिकल के साथ जो लेसिंग होती है वो रखी जाती है, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो 2021 का जो हमारा सोल्यूशन है उसका आखिरी क्वेश्चन, चेन सर्वेइंग इज दैट टाइप ऑफ सर्वे विच ओनली लीनियर मेजरमेंट आर मेड इन द फील्ड। चेन सर्वे में केवल लीनियर मेजरमेंट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरी स्टेटमेंट, ट्रांसवर्सिंग इज दैट टाइप ऑफ सर्वे इन विच नंबर ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइन फ्रॉम फ्रेमवर्क एंड द डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफ द सर्वे लाइन आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रिस्पेक्टिवली। तो जो ट्रांसवर्स होता है उसके अंदर क्या करते हैं भाई, ढेर सारी लाइनों का फ्रेमवर्क होता है, कनेक्टेड लाइन का फ्रेमवर्क भाई, जैसे कि रेक्टेंगल बन जाएगा, ट्रेपीजियम बन जाएगा, तो वो हमारा ट्रांसवर्स होता है। इसके अंदर भाई एक तो चेन रहेगी और एक एंगल मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट रहेगा, कंपास वगैरह, तो वो ट्रांसवर्सिंग होती है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी सही हैं, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही, ठीक है। तो बोथ आर ट्रू, पहली भी सही है दूसरी भी सही है। भाई एक्सप्लेनेशन क्या बना आपस में दोनों का, कुछ भी नहीं बना। तो ठीक है दोस्तों, 2021 वाला जो हमारा सोल्यूशन है 150 क्वेश्चन थे इसके अंदर, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपसे रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कई बच्चे तो ऐसे ऐसे डाउट कर देते हैं कि भाई सब्जेक्ट वाइज करवाओ या फिर फलाने ईयर का करवाओ। अरे भाई जब हम करने ही लग रहे हैं, पूरा 2021 कर लिया, 22 कर लिया, 23 कर लिया, तो सब कुछ ही आ गया इसके अंदर। कई के तो ऐसे ऐसे डाउट आ जाते हैं भाई इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन करवाओ, तो भाई अभी हम जो करने लग रहे हैं वो क्या था। तो ऐसे डाउट ना करा करो, जो भाई पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ो। सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन है, क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिए। पेपर के अंदर आसान आसान क्वेश्चन आएंगे। इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन भी हमने करे, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो ऐसे जो भाई 10वीं 12वीं पास वाला भी कर देगा। बस वही है, अपने आसपास सराउंडिंग की बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग का सबसे बढ़िया फ़ायदा यही है। दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, चीज़ों को सीखो, करो और भाई समझाने की कोशिश करो। तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। आगे फिर हम 2021, 22, 23, 24 4 साल की हो गई, 1-2 साल की और कर लेंगे। बाकी आप अपना रिवीजन पे मेहनत करो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक टू योर एग्ज़ाम। थैंक यू।